इंग्लिश ग्रामर में आज का जो टॉपिक है वो है वर्ब यानी कि क्रिया। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप वर्ब के बारे में सीखेंगे। वर्ब के बारे में क्या सीखेंगे? जैसे कि वर्ब में मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर लिंकिंग वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, इन्फिनेटिव प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल और जिरंड, इनके बारे में। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल जिरंड हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, इनके बारे में हम डिटेल में नहीं जानेंगे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वर्ब का, क्रिया का, वो आप कंप्लीट यहाँ पर सीख जाएंगे। यानी कि जो वर्ब का ढांचा एक तरीके से स्ट्रक्चर है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं वर्ब में क्या क्या कॉन्सेप्ट है। देखें, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, काम या एक्शन। ऐसे सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं। यानी किसी काम को ये यहाँ पर करना या होने का बोध हो, यहाँ पर करना है, इसको करेक्ट कर ले। किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। हिंदी में इसकी डेफिनेशन, वर्ब में एक्शन भी हो सकता है, फीलिंग भी हो सकती है, एग्जिस्टेंस किसी के होने का यानी किसी के अस्तित्व की बात की जाए, यानी कोई कहीं पर है, कुछ है, ऐसी बात की जाए, तो ये सभी वहाँ पर वर्ब में आ सकते हैं। एक्शन हो सकता है, काम हो सकता है, क्रिया, कुछ महसूस हो रहा है तो वो भी वर्ब में आता है। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। चलिए अब आगे हम देखेंगे वर्ब के प्रकार। वर्ब के प्रकार 3 है। क्या है? मेन वर्ब, जिसको ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, ये इसके एक्स्ट्रा नाम है। मेन वर्ब से मोस्टली हम बोलते हैं। फिर देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, इस ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, आप हेल्पिंग वर्ब बोले या ऑक्सिलरी वर्ब बोले, सेम नेम है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब ये तीसरा पार्ट है। तो पहला हो गया मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, यानी वर्ब के ये प्रकार है। 3 प्रकार हो गए, एक एक को हम डिटेल में देखेंगे, यानी बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ पर जानेंगे। अब देखिए मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। 5 फॉर्म्स होते हैं, यानी कि 5 प्रकार होते हैं। यह भी हम लास्ट में डिटेल में जान लेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मेन वर्ब के 2 प्रकार होते हैं, मतलब फॉर्म जो होती है ना मुख्य क्रिया की, वो 5 फॉर्म होती है। बचपन में हमने 3 फॉर्म पढ़ा था ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिर आगे जाकर वही 5 फॉर्म में चेंज हो गई। अब मेन वर्ब के 2 प्रकार क्या होते हैं मुख्य क्रिया के? ये होते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी मेन वर्ब को भी 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अभी हम जान रहे हैं यहाँ पर क्या, मेन वर्ब को ओनली। हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बाद में जानेंगे। अब देखिए फाइनाइट वर्ब में, ये जो फाइनाइट वर्ब है ना, इसके भी 2 पार्ट्स क्या है? एक तो है ट्रांजिटिव वर्ब और एक है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, फाइनाइट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। फिर देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, अब डिटेल में अगर हम इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल पढ़ने लगे तो और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा ये वीडियो। तो मैंने इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल को सेपरेट में भी अलग अलग वीडियोस के थ्रू समझाने की काफ़ी बार कोशिश की है, तो आप जाकर देख सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब में ये आ जाते हैं, इन्फिनेटिव आ जाता है, जिरंड आ जाता है, पार्टिसिपल आ जाता है, और फाइनाइट वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाती है। देखिए यहाँ पर मेन जो स्ट्रक्चर है ना वो आपका तैयार हो जाएगा। कई बार आप अलग से देख लेते हैं, ये क्या आ गई, ये ट्रांजिटिव वर्ब, ये कहाँ है, कहाँ से निकल कर आई है इंट्रांजिटिव वर्ब, तो आप समझ जाएंगे कि ये फाइनाइट वर्ब के पार्ट्स है। ये जिरंड क्या है, ये किसका पार्ट है? ये नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है, जो वर्ब के 3 पार्ट्स में से ही एक पार्ट के अंदर आता है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, कैसे, ये देखिए टेबल के थ्रू वर्ब के 3 प्रकार हो गए, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब। अभी हम देख रहे हैं मेन वर्ब को। चलिए अब नीचे चलते हैं यहाँ पर। अब इसको जो है आगे हम जानेंगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हो गया, और ये इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, इनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे।
अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको कि हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। 3 प्रकार की होती है। अब इनके भी 3 पार्ट्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब के भी। कैसे भाई? देखिए, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, फिर होती है एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पर जो है ये सेमी कैसे होती है, ये मेन वर्ब का भी काम करती है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। तो 3 पार्ट्स में हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड किया है। ये जो मॉडल वर्ब्स होती है ना, ये भी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, ये सब ये हेल्पिंग वर्ब होती है। ये अपने बगल में एक मुख्य क्रिया लेती है। तो हेल्पिंग वर्ब ही हुई, आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलो या मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोलो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है टू बी, टू हैव, टू डू, मतलब इज, एम आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, ये सब है ना, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट है इसका, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। फिर ये कैन, कुड, मी, माइट, शुड, मस्ट, वुड, शैल, विल, ऑट टू, ये सब क्या है, ये मॉडल वर्ब्स है, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और ये जो नीड और डेयर है ना, ये क्या है, ये सेमी ऑक्सिलरी वर्ब है। मतलब कि ये जो नीड है ना, ये मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। सेम ऐसे ही डेयर मेन वर्ब के लिए भी यूज़ होता है और हेल्पिंग वर्ब के लिए भी यूज़ होता है। चलिए, यहाँ तक हमने इस पहली टेबल में देखे क्या क्या जान लिया। हमने मेन वर्ब के बारे में जाना थोड़ा बहुत, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाना, लिंकिंग वर्ब रह जाती है। लिंकिंग वर्ब अभी हम आगे देखेंगे, लिंकिंग वर्ब। तो सबसे पहले देखिए मेन वर्ब का आगे जो पार्ट है, यानी जो मेन वर्ब है ना, क्रिया का पहला प्रकार है, ठीक है। मेन वर्ब के बारे में आगे हम जान रहे हैं। इसको ऑर्डिनरी, प्रिंसिपल, लेक्सिकल वर्ब ये सब कहा जाता है, ये इसके अदर नेम भी है, ठीक है। अब आगे देखें, अब ये जो मेन वर्ब है ना, जिसमें हमने यहाँ पर देखा था, ये देखिए मेन वर्ब को फाइनाइट और नॉन फाइनाइट 2 पार्ट्स में बांटा है ना, इसको थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट जो है वर्ब का वो क्लियर हो जाए। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार फॉर्म बदल जाती है ना, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इनका अपना सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे हम सब्जेक्ट के अनुसार एस या एस लगा देते हैं ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये टेंस हो गया, तो वो फॉर्म बदल जाती है वर्ब की। यानी जैसे कि हमने लिखा, जैसे हमने ईट लिखा, ईट का ईट्स भी हो सकता है, ठीक है, ईट का एट भी हो सकता है सेकेंड फॉर्म में। तो ये चेंज हो जाती है ना ये वाले वर्ब्स, ये होती है फाइनाइट वर्ब। क्या होती है? फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल और देख लेंगे। अब देखिए फाइनाइट वर्ब जो होती है ना, अब इसके भी 2 प्रकार होते हैं, हमने अभी ऊपर टेबल में देखा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इसको हम डिटेल में जानेंगे, ये सेकेंड पार्ट है। फाइनाइट वर्ब के 2 प्रकार हो गए, सकर्मक क्रिया हिंदी में बोलेंगे, अकर्मक क्रिया हिंदी में बोलेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक बोलेंगे और इंट्रांजिटिव को हम अकर्मक बोलेंगे। अब क्या है इनके बारे में बातें, देखिए वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, वर्ब के बाद जो भी क्रिया होगी ना उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट रिक्वायर है, ज़रूरी है। लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें, बिना ऑब्जेक्ट के भी ये सेंटेंस कंप्लीट होता है और सेंसफुल होता है। अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए, आगे क्या है कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ऑब्जेक्ट आता है। अब ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट, ये भी यहाँ पर आपको देखें 2 प्रकार के दिखेंगे। एक तो होता है ऑब्जेक्ट, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखा आपने यहाँ तक? क्या देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर भी हम जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब चलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जान ले। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। 2 बातें समझ में आ गई? ठीक है। वर्ब से जो होता है पहले क्या लगने पर जो जवाब आता है, मतलब वर्ब से पहले, वर्ब से अगर हम जवाब करते हैं कि क्या, ठीक है, क्या वाला जवाब करते हैं ऐसे, तो हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है, ये पहचान होती है। और यहाँ पर जो होता है वर्ब से पहले, मतलब वर्ब से पहले हम किसे या किसको जवाब के लिए
जो किसे या किसको ऐसे बोलेंगे ना वर्ब से, तो लगाने पर जो जवाब आता है ना किसे या किसको, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये पहचान होती है किसे या किसको। एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाएंगे अभी आप। जैसे यहाँ पर लिखा है शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ वह है क्या, ऐसे शी इज़ वह क्या है, बहुत खुश है। अब क्या, क्या क्या का जवाब मिला है ना, क्या ये वाला, तो हमारा ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या, वेरी हैप्पी। चलिए आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, ईटिंग खा रही हूँ, ठीक है। मैं क्या खा रही हूँ, क्या, फूड भोजन, क्या का जवाब आया, ठीक है। देखिए ऊपर क्या का जवाब आया, तो हमारा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्या का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमको आंसर मिल जाता है। फिर देखिए यहाँ पर आई एट एन एप्पल, मैंने खाया, मैंने खाया। अब पूछेंगे कि मैंने क्या खाया, अब यहाँ पर ऐसे तो नहीं बोलेंगे मैंने किसे या किसको खाया, नहीं, मैंने क्या खाया। तो एन एप्पल, एक एप्पल, तो ये क्या हो गया, क्या, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और नॉन लिविंग थिंग्स ही है यहाँ पर, कैसे, जैसे खुश होना, ठीक है, कोई लिविंग थिंग्स नहीं है, फूड है, एन एप्पल है, ये सब। तो यहाँ पर तो हमको जवाब मिल गया हमारा किसका, किसका मिला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। अब चलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। इसमें लिखा शी टीचेस मी, शी टीचेस मी यानी उसने पढ़ाया, किसे या किसको, जवाब क्या, उसने पढ़ाया किसे या किसको, मी यानी मुझे, किसे या किसको, ऐसे पूछा ना हमने, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, पढ़ाया। पढ़ाया से पूछा कि किसे या किसको पढ़ाया, ठीक है, वर्ब से, तो किसे या किसको पढ़ाया, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है हमारा मी। ठीक है, यहाँ तक आपको अब ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो गया होगा कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानें, क्या, किसे या किसको, ये तीन जो है शब्द आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं हम आगे। एक वाक्य में, हाँ यहाँ पर है कि दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है शी टीचेस मी, उसने मुझे पढ़ाया, किससे पढ़ाया, किसे या किसको पढ़ाया, मी यानी कि मुझे पढ़ाया, किसे या किसको, किसे या किसको, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, ठीक है। अब आगे इंग्लिश पढ़ाया, तो क्या पढ़ाया, हमने क्या बोला, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, ये मी और इंग्लिश दोनों ही ऑब्जेक्ट है। अब कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, आप जो है हर सेंटेंस में है उसको डिवाइड कर सकते हैं, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और भी डिटेल में आप समझ सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया इसमें, तो अब यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर है इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल, चलिए जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में शी क्राइड वह रोई, वी स्माइल्ड हम हंसे, ही लाफ्स वह हंसता है, बर्ड्स फ्लाई यानी पक्षी उड़ते हैं। अब यहाँ पर जो है ये क्राइड, स्माइल्ड, ये लाफ्स और ये फ्लाई, इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये तो कौन सी वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सेंटेंस है ना, इसका कंप्लीट सेंस आ रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे, ये थोड़ा सा रिवाइज मैंने कर दिया। देखिए यहाँ पर फाइनाइट वर्ब दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब में नो ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये सारा हमने पढ़ा ना, इसका निचोड़ है यहाँ पर, ठीक है, इसका निचोड़। चलिए अब आगे हम चलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है, एक बार मैं आपको टेबल में बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर अभी हमने फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, अब नॉन फाइनाइट वर्ब आ गई है। ये सभी किस में है, ये सभी मेन वर्ब का ही पार्ट है अभी तक, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट। देखिए डिटेल में तो ये नहीं बताऊंगी कि पार्टिसिपल क्या है, इन्फिनेटिव जेरंड, ये मैंने अलग से बताया है, समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आए तो आप देख सकते हैं वो वाले वीडियोस भी। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलती।
इनका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता और ये टेंस के अनुसार बदल जाती है तो वो तो फाइनाइट वर्ब हो जाती है सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार, लेकिन नहीं बदलती ना, वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है। अब इसमें देखिए 3 पार्ट्स होते हैं, ये आपको ग्रामर में पढ़ने पड़ते हैं। इन्फिनेटिव हो गया, जिरंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया। इन्फिनेटिव की पहचान 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जिरंड होता है वर्ब में आईएनजी लगा रहता है, वर्ब में आईएनजी लगा रहता है। एक तो जो होता है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहता है वो मेन वर्ब होती है, लेकिन ये जो जिरंड होता है ना आईएनजी का ही आईएनजी में आता है, लेकिन ये वर्ब नहीं होता, ये क्रिया नहीं होता, ये नाउन के रूप में आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा नहीं काफ़ी डिफरेंस है, ये आप ध्यान रखें क्योंकि कन्फ्यूज़न रहता है कि वर्ब जो होती है ना उसमें भी आईएनजी लगता है, जिरंड में भी आईएनजी लगता है, तो हम कैसे पहचानें। पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगता है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, तो सबकी पहचान है। ठीक है, जिरंड होता है नाउन का काम करता है, पार्टिसिपल जो होता है ना इसका काम होता है एडजेक्टिव का, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा और बताता है। तो ये हो गया इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल, ठीक है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, ये डिटेल में भी है इसकी क्लासेस, वो आप देख लें। देखिए यहाँ पर इन्फिनेटिव हो गया ना, आई लाइक टू प्ले, यहाँ देखिए टू प्ले हो गया, लाइक हो गया, ही लाइक्स टू प्ले, ही लाइक्ड टू प्ले। अब देखिए जो टू प्ले है ना, जो ये चेंज नहीं हुआ है, ये इन्फिनेटिव है, बदला नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट बदल गया है, वर्ब बदल गई, जैसे लाइक का लाइक्स हो गया, ही सब्जेक्ट है और यहाँ पर लाइक्स का लाइक्ड हो गया है, वर्ब चेंज हो गई है, सब्जेक्ट भी बदल गया है, लेकिन जो इन्फिनेटिव है ना हमारा वो नहीं बदला है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई जो इन्फिनेटिव है। जिरंड जैसे आई लाइक प्लेइंग, ही लाइक्स प्लेइंग, ही लाइक्ड प्लेइंग। देखिए लाइक्स और सब्जेक्ट चेंज हो गया, लाइक्स का लाइक्ड हो गया, लेकिन देखिए प्लेइंग जो है ना ये सिमिलर है, ये जिरंड होगा, ठीक है, ये जिरंड है। फिर देखिए पार्टिसिपल में आई लाइक एजुकेटेड गर्ल, फिर देखिए ही लाइक्स एजुकेटेड गर्ल्स, गर्ल्स है ये, ही लाइक्ड एजुकेटेड, लाइक्ड, ही लाइक्ड एजुकेटेड गर्ल। तो यहाँ पर जो है गर्ल नाउन है और ये एजुकेटेड है, ये पार्टिसिपल में आता है। पार्टिसिपल का जो बताया ना मैंने कि नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, वो एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पर गर्ल के बारे में ही बता रहा है कि गर्ल कैसी, ये शब्द एजुकेटेड जो है ना गर्ल के बारे में बता रहा है, लड़की कैसी, एजुकेटेड, पढ़ी लिखी, तो एजुकेटेड यहाँ पर पार्टिसिपल है। अब देखिए ये एजुकेटेड नहीं चेंज हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल है, एजुकेटेड गर्ल पूरा। तो इस तरीके से ये इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल काम करते हैं, जो कि क्या होता है, जो वर्ब और सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलते हैं, इनका अपना कोई सब्जेक्ट भी नहीं होता है, चेंज नहीं होते। चलिए अब आ जाते हैं हम ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब के अंदर। अब ये ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब कौन सा पार्ट है, देखिए यहाँ पर मैंने ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब, हमने अभी तक देखा मेन वर्ब में ही सब कुछ देखा, अब यहाँ पर आ गए हम ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर, ठीक है, दूसरे पार्ट के अंदर। दूसरे पार्ट के अंदर कहाँ पर है ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये आ गया। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, इसके मैंने उसी टेबल में बताया था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, फिर सेमी ऑक्सिलरी वर्ब जिसमें नीड और डेयर आता है ना, ये मेन वर्ब का भी काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। मॉडल वर्ब्स के अंदर मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, मॉडल वर्ब्स के अंदर आप जाकर देखें, बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने बनाया, पूरी मॉडल वर्ब्स को बहुत सिंपल तरीके से वहाँ पर समझाने की कोशिश की है और आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा, सभी ने बहुत ज़्यादा उसे पसंद किया है क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में उसको समझाया है, ठीक है। अब वहाँ पर आप देख लें मॉडल वर्ब्स को जो काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स का ही। चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को। इसमें क्या होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में यहाँ पर पहला जो इसके 2 पार्ट्स है ना, देखिए एक पहला ये फिर दूसरा ये, इसमें मेन और फुल वर्ब आ जाती है। जैसे मेन वर्ब बोलते हैं हम, ही इज़ हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, ये इज़ वॉज। वैसे तो देखिए इसको ग्रामर की भाषा में लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, आगे हम और देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इज़ वॉज और अब यहाँ पर जो है मेन वर्ब का भी काम कर रहा है, इसके बाद में हमको कोई और क्रिया की आवश्यकता नहीं हो रही ना, तो कंप्लीट सेंस दे रहा है इस तरीके से, इज़ वॉज। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गई ना, यहाँ पर देखिए ये प्लेइंग यहाँ पर मेन वर्ब है,
ठीक है। इज़ और वॉज का यहाँ पर प्लेइंग से पहले है ना, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और प्लेइंग यहाँ पर मेन वर्ब है। इस तरीके से मेन वर्ब यानी कि फुल वर्ब भी बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं दूसरा पार्ट, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब, जो आप टेंसेस में बेहतर तरीके से जानते हैं, टेंसेस पढ़ते आ रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर लिंकिंग वर्ब को देख लेते हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब में क्या होता है, मॉडल वर्ब्स का मैंने बता दिया कि आप डिटेल में पूरे मॉडल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। बस थोड़ा सा बेसिक मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बता दिया कि ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये आपने देख लिए, यहाँ पर इस टेबल में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, जिन वर्ब्स के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है, जिन वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि यहाँ पर देखें, ये इज़, एम, आर, वॉज, वर, लुक, अपीयर, सीम, टेस्ट, फील एक्सेट्रा, ये सभी लिंकिंग वर्ब्स है। ठीक है, ये सभी लिंकिंग वर्ब्स है। अगर इज़ के बाद में जैसे मेन वर्ब आ रही है ना, जैसे यहाँ पर आई, यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में इज़ के बाद में प्लेइंग, तो इज़ वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं, लिंकिंग वर्ब का नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए मोहन इज़ अ बॉय, मोहन जो है एक लड़का है, मोहन कौन क्या है, एक लड़का है, तो यहाँ पर अ बॉय, तो ये जो इज़ है ना, इज़ यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। क्या है, यहाँ पर इज़ लिंकिंग वर्ब है। और यहाँ पर जैसे ये बॉय है ना, अ बॉय दे रखा है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, इसका भी अपना नाम होता है। जैसे ये मोहन है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो बॉय कौन है, ये सब्जेक्ट ही है ना, तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पर आप जान ले कि कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना, उसके दो प्रकार होते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको देखें, किसी सब्जेक्ट का वर्णन करे, है ना, उसके बारे में बताए तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जैसे मोहन जो है वो एक लड़का है, तो लड़का और मोहन सेम ही है ना, तो सब्जेक्ट का वर्णन कर रहा है, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसी ऑब्जेक्ट का वर्णन करे तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसका एग्जांपल जान ले, जैसे शी लेफ्ट द डोर ओपन, शी उसने क्या है, छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, द डोर यानी दरवाजे को खुला छोड़ दिया। तो दरवाजे के बारे में, डोर के बारे में बताया जा रहा है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ओपन। ठीक है, डोर कैसा, खुला छोड़ दिया, तो ये जो ओपन है ना, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, शी के बारे में नहीं बता रहा। अगर शी के बारे में बताते तो उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, ओपन छोड़ दिया, खुला, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। देखा यहाँ पर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, जो भी ढांचा है ना, मैंने स्ट्रक्चर वो यहाँ पर खड़ा कर दिया है। फिर इसके अंदर भी आपको, इस पूरी ग्रामर के अंदर भी आपको घुसना पड़ता है, एक एक करके आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ता है, बहुत लेंथी है, बट यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है वर्ब्स का। देखिए यहाँ पर वर्ब की फॉर्म्स होती है ना, ये भी देख लेते हैं। शुरू में भी बता दिया था मैंने, जैसे वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है, बचपन में तो यहाँ तक ही 3 फॉर्म्स ही मैम टीचर्स जो थे ना उन्होंने पढ़ाया था, टीचर या सर जो भी थे उन्होंने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यहाँ तक ही पढ़ाया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में। ठीक है, आगे जाकर जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे पता चलता है कि अच्छा 5 फॉर्म्स में इनको डिवाइड किया गया है। कैसे, जैसे पहला जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं गो। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर देखिए सेकंड फॉर्म होती है पास्ट में, सिंपल पास्ट में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं ना, जैसे गो का वेंट हो गया, तो ये जो सेकंड फॉर्म है ना, ये सिंपल पास्ट में यूज़ की जाती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, पास्ट पार्टिसिपल गोन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका किस में यूज़ होता है, पैसिव में यूज़ होता है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब जितने भी परफेक्ट टेंस है ना, हैज़, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, तो वहाँ पर यूज़ होता है ये पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं इसको ग्रामर में, और आईएनजी फॉर्म होती है, गोइंग हो गया। अब इस फॉर्म का यूज़ कहाँ पर होता है, इस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का कंटिन्यूस टेंस होते हैं ना तीनों, वहाँ पर यूज़ होता है। अब यहाँ पर देखें, पहले तो ये 4 और 5th फॉर्म थी ना, ऐसे ही याद कर ली जाती थी। ठीक है, इस गो में आईएनजी लगा दिया तो गोइंग हो गया, ऐसे करके टीचर बताते थे। अब वर्ब की 5th फॉर्म है ना, एस या ई एस, इसको भी अलग बांट दिया है, नहीं तो पहले इसी में ही। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस लगा देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है तो नहीं लगाएंगे वर्ब में एस या ई एस। अब यहाँ पर जैसे गोज़,
तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। इसका यूज़ किस में करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए यहाँ तक जो है मैंने क्लियर किया है, जो वर्ब का कंप्लीट स्ट्रक्चर है ना, कंप्लीट स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्लास जो है वर्ब की समझ में आई होगी।